आप कैसे हैं? आई होप यू मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग सब जो मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको जो मैंने थ्योरी पढ़ाया था उसी से संबंधित आज एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। यदि दोस्तों हमारे आप थ्योरी वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस थ्योरी वाली क्लास को देख लें, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सोल्व करें, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग सब क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों यदि आपको इसके आंसर पता हो तो आप अपने साथ एक नोट पैड लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को काउंट करते जाएं, अन्यथा हमारे साथ आप इसका आंसर देते जाएंगे और इसे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यदि दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, किसने किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया था किसके द्वारा किया गया था। तो आप इसका आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है कनिष्क के द्वारा, दूसरा हर्ष के द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो एक किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों हमने थ्योरी वाले क्लास में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त की अगर गणना करें तो भारत के महान शासकों में से की जाती है और वह प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे, ऐसा बताया जाता, ठीक है। जिनका विस्तार अगर बात करें हम तो ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था, ठीक है। और उसके साम्राज्य की सीमा अगर बात करें हम तो ईरान से मिलती जुलती है, ठीक है। और भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था, किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप इसके आंसर को देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इसमें वही बात को कहा जा रहा है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना जो किस शासक के द्वारा किया गया था। तो जस्ट अभी हम लोग देखे रहे किसके द्वारा किया गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कौन सा जो सबसे पुराना निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, ठीक है। सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण। तो आप इसका आंसर बताएं कि सबसे पुराना राजवंश कौन है। तो इसमें आंसर रहेगा मौर्य साम्राज्य जो सबसे पुराना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है, ठीक है। किसके जो कि ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है, ठीक है। ऑप्शन है भास, शूद्रक, तीसरा विशाखदत्त या फिर अश्वघोष। तो आप इसका आंसर बताएंगे किसके ग्रंथ में है, किसके ग्रंथ में है। तो आप इसका आंसर बताएंगे भास के, शूद्रक के, जो कि किसके हैं तो विशाखदत्त के, फिर अश्वघोष के। तो आप इसका आंसर बताएंगे किसके, तो विशाखदत्त। किसके? तो विशाखदत्त की जो विशाखदत्त की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा जो मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया, किसमें तो मुद्रा राक्षस में बताया गया है, जो कि विशाखदत्त के द्वारा इस चीज़ को लिखा गया, ठीक है। और इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया, ठीक है, कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को जो कि वृषल वंश यानी कि कुलहीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए सेम वही बात कहा जा रहा है कि विशाखदत्त जो कि कृत उसकी क्या है चंद्रगुप्त मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त के विषय में सूचना मिलती है, ठीक है। और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है, ठीक है। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल यानी कि कुलधीन भी कहा गया है, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर भी बताया जा रहा है। इस प्रकार से आप इसका आंसर को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूनानी लेखक जस्टिस के द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया, ठीक है। तो यूनानी लेखक जो कौन यूनानी लेखक हैं जो कि जस्टिस है, जिनके द्वारा किसे यानी कि सेंड्रोकोटस कहा गया, ठीक है। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर समुद्रगुप्त को। तो आप इसके आंसर बताएंगे किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है। आप इसका आंसर बताएंगे किसे कहा गया है। तो एक कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, किसे कहा गया है तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यही बात कहा जा रहा है कि विलियम्स जोन्स, ठीक है, जो विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। ठीक है, वही बात है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। ठीक है, जबकि जस्टिस ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि विलियम्स जोन्स ऐसे व्यक्ति विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेम वही क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी या डी आर भंडारकर। ठीक है, तो किसने पहचान की थी? तो विलियम्स जोन्स। किसने? तो विलियम्स जोन्स ने इसकी पहचान की थी चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। ठीक है, तो इसका आप आंसर इस प्रकार से देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया गया था, किसने किया था? ठीक है, तो आप इसका बताएंगे विलियम जस्टिस। जिसने विलियम जस्टिस ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के महान भेंट की उल्लेख किया था। ठीक है, इस प्रकार से आप जस्टिस को लगाकर यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन को देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि कोटल प्रधानमंत्री थे। ठीक है, किसके थे? कोटल प्रधानमंत्री थे, किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या राजा जनक के। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कि कोटल, जो कि जिन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता था। ठीक है, चाणक्य को ही, ठीक है, उन्हीं का नाम है। इन्हें किसके प्रधानमंत्री बताया गया था? तो आप इसका आंसर बताएंगे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वही बात कहा गया। ठीक है, कि कोटल जो कि इतिहास में विष्णुगुप्त या चाणक्य के नामों से विख्यात है। ठीक है, किसकी आप याद रखिए, विष्णुगुप्त या चाणक्य, इन दो नामों से विख्यात है। ठीक है, और इन्हें ही जो कि कोटल के जो कि प्रधानमंत्री, महामंत्री या प्रधान पुरोहित के पद से आसीन है। ठीक है, और इनके द्वारा जो कि राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी। किसके द्वारा? कोटल के द्वारा। ठीक है, और यह भारत में राज्य शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना की गई। किसमें? अर्थशास्त्र में की गई है। ठीक है, भारत के प्राचीनतम जो कि जहाँ की राज्य शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीन रचना की गई है। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ से पर कहा गया। ठीक है, आइए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? जस्ट हम ऊपर पढ़ के आए थे, अजय के नाम से, चाणक्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से या फिर देवगुप्त के नाम से। ठीक है, तो जस्ट हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये विष्णुगुप्त के नाम से। किस नाम से? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आंसर देकर निकल जाइएगा। ठीक है, देखिए उसी बारे में यहाँ सब चीज़ कहा गया। ठीक है, वो यहाँ इसी बात को यहाँ पर पूरा जिक्र किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य को अन्य नाम था, क्या नाम था? भट्ट, स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या फिर विशाखदत्त। तो जस्ट वही क्वेश्चन सेम है। क्या कहा गया था? तो विष्णुगुप्त कहा गया था। क्या कहा गया था? विष्णुगुप्त कहा गया था। किसको? चाणक्य को कहा गया था। ठीक है, बचपन का नाम इनका विष्णुगुप्त ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि कोटल की पुस्तक जो कि अर्थशास्त्र, ठीक है, क्या है? तो कोटल की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? उसके जस्ट ऊपर पढ़े थे, आर्थिक संबंध में, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास के संबंध में, विदेश नीति के संबंध में या धन संचय के संबंध में। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि कोटल की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है वो किस पर आधारित है। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र के संबंध में, आर्थिक संबंध में, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास के संबंध में या विदेश नीति के संबंध में या धन संचय के संबंध। दोस्तों इसमें ही बताया गया है कि कोटल यानी कि चाणक्य के द्वारा जो मौर्य काल में जो रचित जो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, उसके शासनकाल और सिद्धांतों की अगर बात करें जाए तो सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। ठीक है, अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें देखा जाए तो सर्वप्रथम अगर देखिए इसकी व्याख्या जो है अर्थशास्त्र में तत्कालिक प्रशासन, कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की जो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, किसकी? तो जो वहाँ के तत्कालिक प्रशासन था, उनकी क्या कृषि थी, शिल्प और व्यापार से संबंधित जो भी वहाँ पर व्यवस्था था, ठीक है, मौर्य समाज में, उसकी यहाँ पर जानकारी मिलती है, जो ऑप्शन में यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं लगाकर निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया। ठीक है,
तो इसको आगे देखते हैं इसमें और क्या लिखा गया था। ठीक है, देखिए इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, कि कोटल यानी चाणक्य के द्वारा जो मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र के शासन के सिद्धांतों और जो कि अभ्यास की पुस्तक है, जो राज के मंडल सिद्धांत है, जो विदेश नीति की व्याख्या करता है, इसके अलावा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमत, जनपद, दुर्ग और कोष दंड एक मित्र की सर्वप्रथम यहाँ पर व्याख्या मिलती है। ठीक है, और अर्थशास्त्र में तत्कालिक प्रशासन, कृषि, शिल्प, व्यापार एवं व्यवस्था की विस्तृत यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो इन सारे चीज़ों को यहाँ पर जानकारी देखने को मिल रही है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसके आंसर को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अगर आंसर आपको पता है तो आप एक नोट पैड लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को काउंट करते जाएं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, और आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, कोटल का अर्थशास्त्र एक है, क्या है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, फिर आत्मकथा है, या चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। जस्ट हमने देखा कि शासन के सिद्धांत की जो पुस्तक है, ठीक है, तो इसी में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, कि शासन के सिद्धांतों की एक क्या है, तो पुस्तक की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके आंसर डी लगाकर निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर देंगे आप। ठीक है, कि राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा था? ठीक है, तो जनपद था, दुर्ग था, मित्र था, या फिर कोष था। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, कि जो कि राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन था? तो यहाँ पर क्या था? तो जनपद था, दुर्ग था, मित्र था, फिर कोष था। तो क्या था? तो यहाँ पर 7वां अंग क्या था? तो मित्र था। क्या था? तो मित्र था। ठीक है, जो मित्र के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर अगर मित्र की बात करी जाए तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग यहाँ पर बताया गया। ठीक है, और राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों देखा जाए तो उनकी सहायता यहाँ पर ही करते थे, चाहे युद्ध काल। ठीक है, कि राज के जो कि सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा था? ठीक है, तो जनपद था, दुर्ग था, मित्र है, कोष है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताएंगे कि राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज के जो 7वां अंग क्या था? तो यहाँ पर मित्र था। क्या था? तो मित्र था, जो इनके युद्ध काल में इनकी क्या करते थे? मदद करते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, कि जो कि सुहद राज के जो सप्तांग जो सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग क्या था? मित्र है, राज के कान है। ठीक है, और राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल में दोनों में सहायता करते हैं। ठीक है, इस संबंध में कोटल सहज, आदर्श और कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। ठीक है, और सहज मित्र, कृत्रिम मित्र अधिक जो कि श्रेष्ठ होता था। ठीक है, जिस राजा के मित्र लोभी, कामी एवं कायर होते थे उनका जो क्या था? अवश्य भापी यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कोटल के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, या फिर सामाजिक जीवन। तो आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, कि कोटल के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियाँ पर, या धार्मिक जीवन पर, या फिर सामाजिक जीवन पर। किस पर डाला गया है? तो ये डाला गया है राजनीतिक जो नीतियाँ हैं उस पर प्रकाश यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, देखिए वही बात है कि कोटल के अर्थशास्त्र के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातें को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, और वस्तु ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम दोस्तों। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोलता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? यानी कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ठीक है, तो कालिदास का मालविकन मित्रम, या कोटल के अर्थशास्त्र, या फिर वात्स्यायन का कामसूत्र, या तिरुवल्लुवर का तिरुवल्लुकुरल। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हैं कि किसकी तुलना। ठीक है, तो आंसर आप इसको बताएंगे। ठीक है, तो एक कोटल का जो अर्थशास्त्र है जो कि विष्णुगुप्त के द्वारा जो लिखा गया था, इसमें जो है इसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ठीक है, कोटल की अर्थशास्त्र
दोस्तों आप इस पुस्तक को नाम लिखेंगे, ठीक है। याद रखेंगे कि मालविका मित्र किसके द्वारा लिखा गया, तो कालिदास द्वारा लिखा गया था, ठीक है। कामसूत्र किसके द्वारा, तो वात्स्यन के द्वारा, और तिरुकुलम जो है तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पर बात कही जा रही है कि अर्थशास्त्र जो राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, इसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा रही, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, या बिंदुसार के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, या फिर कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। तो दोस्तों किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था, तो आप इसका आंसर बताएंगे किसके शासनकाल में आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। किसके, तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, अशोक, उसके बाद तमाम इनके पुत्र आते गए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में जो है डीमेकस भारत आया था, ठीक है। तो देखिए वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा कौन था, एंटियोकस ने डीमेकस यानी कि डाइमेकस नाम का एक राजदूत को बिंदुसार की राजसभा में भेजा था, ठीक है। और यह अश्लील के स्थान पर आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यही बताया जा रहा है, ठीक है। तो एस्ट्रोबो के अनुसार बताया जा रहा है कि सीरिया के राजा कौन थे, एंटियोकस, जो कि डाइमेकस ने नामक अपना एक राजदूत जो बिंदुसार के राजसभा में भेजा था, ठीक है। और यह किसके स्थान पर, तो मेगा अश्लील के स्थान पर भारत आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को आप बताएंगे फास्ट से, ठीक है, कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजन पद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, या पाणिनि की अष्टाध्यायी में, या पतंजलि के महाभाष्य में। तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, कि बिंदुसार के शासनकाल बोला, ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कौन था, तो बिंदुसार के पुत्र था। तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजन पद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। अगर उल्लेख किया जाए तो उसकी जो उल्लेख है यहाँ पर की जा रही, कहाँ पर किया, तो बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका में, जो कि इसकी उल्लेख की जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर और भी याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र किसकी लिखी गई पुस्तक है, तो कौटिल्य की, अष्टाध्यायी किसकी लिखी गई, पाणिनि की, और महाभाष्य किसकी है, तो पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। इस प्रकार से आप इसको भी यहाँ पर याद रख लीजिएगा, जो आपके लिए आगे काम आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पर बातें कही जा रही है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था किसका, ठीक है। तो आप बताइएगा, ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, या फिर मिट्टी का, ठीक है। तो कहाँ पर, पाटलिपुत्र बिहार में, ठीक है, पटना में, ठीक है, स्थित एक चंद्रगुप्त का महल है, जो किसकी बना हुआ था। आप इसका आंसर बताएंगे किसकी बना हुआ है, ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, या फिर मिट्टी का। तो आप इसका आंसर बताएंगे किसकी बनी हुई, लकड़ी की एक महल बना हुआ है, ठीक है। कहाँ, पाटलिपुत्र में, कुम्हरार एक जगह है वहाँ पर बना हुआ, ठीक है, बिहार में, ठीक है। बिहार में पाटलिपुत्र के समीप में एक बुलंदी बाग एवं जिसको कुम्हरार के नाम से खुदाई में मौर्य से काल के लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। और यहीं पर कहा जा रहा है कि जो अवशेष है, जो कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष, राजप्रसाद जो राज चंद्रगुप्त मौर्य के क्या नाम, तो महल था, ठीक है, उनके नाम क्या था, राजप्रसाद, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, कहाँ, पाटलिपुत्र से मिला हुआ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए, ठीक है। तो आप जस्ट आप इसका आंसर बता दीजिए, कहाँ पर, पाटलिपुत्र से मिला हुआ, जो कि पटना में स्थित है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, जस्ट हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, कपिल वस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, फिर वाराणसी का, ठीक है। तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, किसका है, तो आप इसके आंसर बताएंगे किसका है, तो पाटलिपुत्र का। किसका है, तो पाटलिपुत्र का एक बुलंदी बाग जो कि प्राचीन स्थान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग सब, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा दक्कन की विजय प्राप्त की थी, अशोक, चंद्रगुप्त,
बिंदुसार या फिर कुणाल, ठीक है। तो कहाँ कह रहा है, तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो आप इसका आंसर बताएंगे किसने प्राप्त किया था, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या फिर कुणाल ने। कुणाल कौन था, तो अशोक का पुत्र था, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए सारे यहाँ पर नाम, चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार हो गया, बिंदुसार के पुत्र अशोक हो गया, अशोक के पुत्र कुणाल हो गया, कुणाल का पुत्र बृहदर्थ हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो किसने, तो चंद्रगुप्त, किसने, चंद्रगुप्त जो था विजय प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख। नेक्स्ट है कि मालवा जो गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। वही कह रहा है कि मालवा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को, यानी कि एमपी को, गुजरात को, महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। ऑप्शन है हर्ष ने, चंद्रगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि मालवा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। तो इसे जीतने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्यों थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे पहली बार मालवा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को। पर कहा जा रहा है, ठीक है, कि राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। और आरंभिक विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश तक फैला हुआ था, ठीक है। और रुद्रामन के जो अभिलेखों से पश्चिम भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है, ठीक है। यहाँ तो रुद्रामन के अभिलेखों से, ठीक है। और जैन ग्रंथों और सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था, ठीक है। मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक और हिमालय तक श्रृंखलाओं से लेकर जो है कहाँ, मैसूर तक था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेख, यानी कि अभिलेख कहने के अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रथम पश्चिम भारत पर था, ठीक है। यानी कि प्रभाव, यानी कि इस किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग शिलालेख से, अशोक का गिरनार शिलालेख से, या रुद्रामन के जूनागढ़ शिलालेख से, या अशोक का सोपरा शिलालेख से। तो जस्ट हम लोग पढ़ कर आए थे, आप पता पर जस्ट पढ़े थे, ठीक है। जो रुद्रामन का जो जूनागढ़ शिलालेख था उससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो पश्चिम भारत पर भी था, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे। तो जस्ट हम लोग पढ़े थे, गुजरात हो, मालवा हो और एक प्रकार के देखा जाए तो महाराष्ट्र। अगर इसका प्रमाण अगर देखे जाए तो रुद्रामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है, ठीक है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, ठीक है। कहाँ, तो रुद्रामन के जूनागढ़ शिलालेख से अभिलेखों से प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वही बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि सेल्यूकस जिसके अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किसको, सेल्यूकस को, ठीक है। को किस भारतीय राजा ने इसको हराया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कि सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, बिंदुसार ने, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आप इसका आंसर बताएंगे किस राजा ने इसको हराया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त कर दिया था। कब किया था, 305 ईसा पूर्व में परास्त कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। जस्ट ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, 305 ईसा पूर्व में परास्त कर दिया था, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था, ठीक। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। अशोक ने, अकबर ने, रंजीत सिंह या फिर शिवाजी, ठीक है। अशोक ने, अकबर ने, रंजीत सिंह या फिर शिवाजी। तो किसने, जो कि सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। तो आप इसका आंसर बताएंगे किसने किया था। तो अशोक ने किया था। किसने किया था, अशोक ने किया था, ठीक है। अशोक ने किया था, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए उसी बात को कहा जा रहा है कि अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल
समूह को ध्यान में रहकर एक ही व्यवहारिक धर्म प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। और अशोक जो कि धर्म सदाचार धर्म था, ठीक है, और यह एक नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, ठीक है, जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किया गया था। और सहिष्णुता, उदारता, करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अशोक ने मतलब कि उदारता, करुणा के आधार पर जो राज धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, कि निम्न से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। तो अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर कलिंग, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर श्रीलंका की बात की जाए, श्रीलंका जो था इनके जो कि सम्मिलित जो कि साम्राज्य में नहीं था। अगर श्रीलंका की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, ठीक है, क्योंकि अशोक ने कि जो द्वितीय शिलालेख से यह स्पष्ट होता है, ठीक है, कि भारत में, ठीक है, अशोक का अधिकार अगर बात करें जाए, जैसे कि दक्षिण भारत देखा जाए तो चोल, पांड्य, सरियपुत्र और केरलम एवं ताम्रपर्णी जो श्रीलंका को छोड़कर स्वतंत्र था, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग जो इनके साम्राज्य में सम्मिलित था, जबकि श्रीलंका यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो जस्ट हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, कब कौन सा अभिलेख हुआ है, तो अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं कौन सा, जो द्वितीय जो मुख्य शिलालेख है उससे यह पता चलता है, ठीक है, कि अशोक के जो दक्षिण भारत के जो है यहाँ पर राज्यों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, ठीक है, शिलालेख की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अशोक के जो यहाँ पर जो शिलालेखों को, अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, ठीक है। अगर उन तीनों की बात की जाए तो एक है हमारा शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है और तीसरा हमारा गुहा लेख है, ठीक है। तो वही है कि द्वितीय जो कि बृहद शिलालेखों की बात करें हम, तो जिसमें कि चोल, पांड्य, सरियपुत्र, केरलम आदि जो दक्षिण भारतीय राज्यों का यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है, किसमें, द्वितीय शिलालेख में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं अशोक के द्वितीय शिलालेख, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर कि भारत का प्रथम जो कि अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने या फिर धन्वंतरी ने। दोस्तों ये सारे मैंने आपको थ्योरी वाले क्लास में मैं बताया हूँ। यदि हमारे थ्योरी वाले क्लास को आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उस थ्योरी वाली क्लास को थोड़ा सा समय देकर आप देख लें और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैं आपके सामने क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ ताकि अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपको मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपको कितना इनमें से आंसर आपको पता है, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा कराया गया था, तो आप देख सकते हैं कि किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर किया गया था अशोक के द्वारा जो किया गया था, ठीक है। तो वही हमने बताया भी था कि अशोक ने अपने ही शासनकाल में जो कि मनुष्यों, पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु जो कि प्रथम औषधालय एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये हमने बताया भी था आपको, ठीक है। तो इस पर कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, ठीक है, यानी अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, ठीक है। इसका प्रमाण हमको कहाँ मिलता है, तीर्थ यात्रा में, मोक्ष में विश्वास या फिर देव नाम प्रिय की उपाधि में या पशु चिकित्सालय खोले, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं किसमें हमको पता चलता है। तो ये अगर देखने की बात करें हम तो देव नाम जो कि प्रिय की उपाधि में जिसमें यह पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी जो कि इन्होंने हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, ठीक है। तो वही बता रहा है कि अशोक ने, ठीक है, जो कि अगर देखा जाए तो 272 ईसा पूर्व के लगभग अगर बात देखे जाए तो जब मगध के राज सिंहासन पर जब अशोक बैठा तो यहाँ पर 269 ईसा पूर्व में लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। कब, 272 में बैठा, इस गद्दी पर बैठा और 269 में क्या होता है, इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। तो यहीं पर बताया जाता है कि अशोक के जो देव नाम जो कि प्रिय में ही अभिलेखों में यह बताया गया है, ठीक है, कि
यहाँ पर इन्हें देवाना या फिर प्रियदर्शी कहा गया, ठीक है। और इन्हें इसका अर्थ होता है कि देवताओं का प्रिय या फिर देखने में सुंदर, ठीक है। और उसकी अगर हिंदू धर्म आस्था को संकेत यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अशोक जो बौद्ध धर्म होते हुए भी, बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भी वह हिंदू धर्म में आस्था उन्होंने नहीं छोड़ी, ठीक है। तो इसको आगे देख सकते हैं, ठीक है। और क्या है, ठीक है। स्रोतों में से अशोक के राजकाल में तृतीय जो बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो अशोक के अभिलेखों से, या फिर दीपवंश से, या महावंश से, या फिर दिव्य जो कि वादन से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे कि कहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अगर बात करें हम, ठीक है, तो जो कि अगर अशोक की बात करें हम, ठीक है, ठीक है, तो यहीं पर ही कहा जा रहा है, ठीक है, कहाँ से देखने को मिल रहा है। तो ये अगर बात करें हम, तो इसमें दीपवंश और महावंश दोनों से जो है यहाँ पर इनकी जो है तृतीय जो संगीति जो हुआ था पाटलिपुत्र में, यहाँ से हमको इसकी जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता उस समय कौन किया था? तो मोगली पुत्र तिस्मने नामक बौद्ध भिक्षु ने इसकी अध्यक्षता यहाँ पर की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। दीपवंश और महावंश में तृतीय बौद्ध समिति का जो है उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। उस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, ठीक है। यानी अशोक के शासन काल में जो बौद्ध सभा किस नगर में स्थापित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, या फिर राजगिरी में? तो जस्ट अभी हम लोग पढ़ के आए थे कहाँ पर? पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्म ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगली निम्नलिखित में से मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या फिर दशरथ। दोस्तों यहाँ पर सभी का नाम दिया गया है। चंद्रगुप्त, उसका पुत्र बिंदुसार, और अशोक, फिर बिंदुसार के पुत्र, और फिर जो दशरथ के पुत्र कुणाल, और कुणाल के पुत्र यहाँ दशरथ के पुत्र नहीं, अशोक के पुत्र जो कुणाल, और कुणाल के पुत्र कौन था? दशरथ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनको बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कि अशोक और दशरथ ये दोनों व्यक्ति जो थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। कि रज्जुक थे। रज्जुक कौन थे? तो चोल राज्य में एक व्यापारी थे, या मौर्य शासन में अधिकारी थे, या गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग थे, या फिर शक सेना में अधिकारी थे। तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, कि कौन थे, ठीक है। कौन? रज्जुक, ठीक है। तो रज्जुक यहाँ पर कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी थे, या मौर्य शासन में अधिकारी थे, या फिर गुप्त साम्राज्य में सामंत थे, या फिर शक सेना में अधिकारी थे। तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो रज्जुक अगर देखा जाए तो मौर्य शासन में एक अधिकारी थे। क्यों थे? एक अधिकारी थे जो कि अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर रज्जुकों की अगर स्थिति की बात करें हम, तो आधुनिक एक जिला अधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व एवं न्याय दोनों क्षेत्रों में इनका अधिकार प्राप्त था। किनको? रज्जुक को अधिकार प्राप्त था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते हैं? दलालों को, व्यापारी की कफीले को, महाजनों को, या फिर तीर्थ यात्रियों को, ठीक है। तो सार्थवाह किसे कहते हैं? दलालों को, व्यापारियों के कफीले को, महाजनों को, या फिर तीर्थ यात्रियों को। तो आप इसका आंसर बताएंगे। एक कहते थे व्यापारियों के जो कफीले होते थे उनको हम लोग सब सार्थवाह कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मौर्य काल में व्यापारिक जो कि कफीले, जो कि कारवा कहते थे उन्हीं को, काफिलों को, जो कि सार्थवाह की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और अगर इनका उल्लेख कर बात करें हम, तो कौटिल्य के जो कृत अर्थशास्त्र से इनकी प्राप्त होती है, किसकी? सार्थवाह की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, ठीक है। तो अग्रहारिता, हारी, या फिर युक्त, प्रदेशिक, या फिर रज्जुक। तो रज्जुक तो था ही, जो देखिए जस्ट ऊपर में सब। तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन इनमें से नहीं है?
जो कि मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है। तो इनमें अगर बात करें हम तो अग्रहारिका जो इनका भाग नहीं है, जबकि युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक इनका भाग है। ठीक है। अगर बात करें हम तो अशोक के अगर तृतीय शिलालेख में अगर देखें हम तो यहाँ पर 3 पदाधिकारियों की नाम आती है। ठीक है, जिनमें अगर देखा जाए तो हमारा युक्त है, दूसरा प्रादेशिक है और एक हमारा रज्जुक है। ठीक है। अगर युक्त की बात करें हम तो यह जिले के अधिकारी होते थे जो कि राजस्व को वसूल करते थे। कौन? रज्जुक, सॉरी कौन? तो युक्त। ठीक है। उसके बाद अगर रज्जुक की बात करें हम तो रज्जुक का देखा जाता है पहले केवल राजस्व विभाग के ही कार्य करते थे, किंतु बाद में इन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया दिया गया किन्हें? रज्जुक को। अगर प्रादेशिक की बात करें हम तो ये मंडल का प्रधान जो कि अधिकारी था और वर्तमान में जो संभागीय आयुक्त की तरह काम करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा यहाँ पर जो कि मौर्य शासन में अगर देखा जाता है अशोक के लेखों से जो कि तृतीय शिलालेखों से 3 अधिकारियों की चर्चा मिलती है, जिसमें कि युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक। ठीक है। इस पर यहाँ देखते हैं, ठीक है, कि सारनाथ का स्तंभ निर्माण किया गया था। हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या फिर कनिष्क ने। ठीक है। तो सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो आप इसका आंसर बताएंगे। हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या फिर कनिष्क ने। तो अशोक ने जो कि सारनाथ के स्तंभ को क्या किया था? यहाँ पर निर्माण करवाया था। ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस प्राकृतिक में भारत का सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको रोक लिया। किसको? तो यहाँ पर सारनाथ के जो स्तंभ बना हुआ उसका। ठीक है। यह स्तंभ जो कि मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छे उदाहरण माना जाता है। ठीक है। किसका? तो सारनाथ के स्तंभ के। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और यह जो है चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित किया गया है सारनाथ के स्तंभ को। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती, भरहुत, सांची या फिर सारनाथ। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती को, भरहुत को, सांची को या फिर सारनाथ को। तो आप इसका आंसर बताएंगे किसको? तो सांची को जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। ठीक है। अगर इसकी स्थापत्य कला की बात करी जाए तो यह दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर माना गया। ठीक है। जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कौन? सांची। ठीक है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की अगर खोज अगर देखा जाए तो अलेक्जेंडर कंघम ने की थी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं अमरावती जो कि स्तूप का आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जो कृष्णा नदी के दाहिनी तट पर स्थित है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो जस्ट हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है। अशोक ने इसको बनवाया था। ठीक है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है कि सांची का स्तूप को किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है। तो इस प्रकार से आप काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आइए देखिए, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह था। क्या नाम था इसका? तो काकनाम, वेद्रवात्रा, बेसन नगरी या फिर दसपुर। क्या नाम था इसका? तो आप इसका आंसर बताएं। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो काक नाम इसका प्राचीन नाम था। किसका? सांची का प्राचीन नाम काक का था। काक नाम इसका प्राचीन नाम था। ठीक है। तो देखिए वही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर देखा जाए विश्व प्रसिद्ध जो कि सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है। और यही है कि 4वीं सदी में गुप्त जो कि लेख में इसका नाम काकनम जो कि महाविहार से इसका मिलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप इसको मैच कीजिएगा। एक तरफ से स्थान बताया जा रहा है और दूसरी तरफ से स्मारक और जो कि उसका भावना अवशेष बताई जा रही है। ठीक है। तो आप इसका बताइएगा कि एक तरफ कौशाम्बी है, कुशीनगर है, सारनाथ है और श्रावस्ती है। दूसरी ओर धामेश स्तूप है, घोषिताराम मठ है, उसके बाद है राणा भर स्तूप है या फिर सहेत महत है। ठीक है। तो यहाँ पर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। तो देखिए अगर कौशाम्बी की बात करें हम तो कौशाम्बी में अगर यहाँ देखे जाए तो यहाँ पर क्या है? घोषिताराम का यहाँ पर क्या है? मठ है। ठीक है। और कुशीनगर बात करें हम तो कुशीनगर में क्या है? राणा जो कि भर का स्तूप है।
अगर सारनाथ की बात करें हम तो धामेश स्तूप यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से श्रावस्ती की बात करें हम तो सहेत महेत यहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। कौशाम्बी में क्या है तो घोसीताराम मठ है। कुशीनगर में अगर देखा जाए तो राणा भर स्तूप है। उसके बाद सारनाथ में देखा जाए तो धामेश स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महेत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चंस को देखते हैं, आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों यही बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। देखिए अगला है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए और उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्रम बताने की बात कर रहा, ठीक है। जैसे गया है, कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, ठीक है, और भी इसके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से इनकी क्रम को बताया जा रहा है, ठीक है। तो गया है, कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, तो इसके और आगे भी हैं तो देखते हैं, ठीक है। था कि वही था, गया था, कपिलवस्तु, कुशीनगर और यहाँ पर लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ही बताने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, कि मतलब कि वही कह रहा है, ठीक है, कि यहीं पर वही बताने का प्रयास कर रहा है कि वह महात्मा बुद्ध के चरणों चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों पर जो कि अपने राज्याभिषेक के 10 वर्षों के बाद, ठीक है, यानी कि देखा जाए तो वह बोध गया गया और 20वें वर्षों के बाद कहाँ पर रूमेंदेई अभिलेख जो कि गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अशोक के बारे में, ठीक है, कि जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ तो 10वें वर्ष के बाद जो है वहाँ जो कि गया जाता है और 20वें वर्ष जो है रूमेंदेई जो कि यहाँ पर जाता है, ठीक है, यानी कि 20वें वर्ष यहाँ पर गया, ठीक है। तो यहीं पर क्रम बताने की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर क्रम की बात करें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, कि सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर गया, तो सबसे पहले उन्होंने अगर जो गया है वो गया है लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल में, जो कि वहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो सबसे पहले अशोक कहाँ गया तो लुम्बिनी गया, जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाए तो वो जाता है कपिलवस्तु, वही कपिलवस्तु है जो कि लुम्बिनी में ही कपिलवस्तु है, उसी जगह में गया, ठीक है। लुम्बिनी में ही कपिलवस्तु एक जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ जाता है। उसके बाद वह जाता है गया में। गया जाने कहने का मतलब जहाँ पर महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस जगह पर सम्राट अशोक जाता है। उसके बाद वह जाता है सारनाथ में। सारनाथ में जहाँ उन्होंने सबसे प्रथम जो कि उपदेश दिए थे सारनाथ में, वहाँ पर जाता है। सारनाथ में जाने के बाद वो फिर जाता है कुशीनगर में। कुशीनगर जहाँ पर भगवान महावीर का मृत्यु हुआ था वहाँ पर जाता है। और अंतिम में जाता है श्रावस्ती में, जो सबसे ज़्यादा उन्होंने धर्म से संबंधित उपदेश दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर 4, 2, 1, 5, 3, 6 को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वही बातें यहीं पर कही जा रही है, ठीक है, सारे, ठीक है। देखिए अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या था, तो अशोक के जो अभिलेख लिखे गए थे उसकी भाषा क्या थे, ठीक है, ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो संस्कृत थी, प्राकृतिक थी, पाली थी या हिंदी थी। तो आप इसका बता सकते हैं कि जो अशोक के द्वारा शिलालेख लिखे गए तो उसकी भाषा कैसी थी, प्राकृतिक भाषा में जो लिखा गया था, ठीक है। तो वही बता रहा है कि इसके अभिलेखों का विभाजन अगर देखा जाए तो 3 वर्गों में किया गया था, ठीक है, जिसमें था शिलालेख था, स्तंभ लेख था और एक गुहा लेख था, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो 14 शिलालेखों की अगर लेखों का एक समूह है जो कि 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। अगर बात करें तो शहबाज गढ़ी जो कि मनसेहरा, कलासी, गिरनार, थौली, जोगढ़ और एर्नागुड्डी और एक सोपरा जो कि अशोक के अगर अधिकांश अभिलेख की बात करें हम जो कि प्राकृतिक और मगही प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन अगर इन 24 अभिलेखों होते हैं इनमें से 2 अभिलेख जैसे कि शहबाज गढ़ी एवं मनसेहरा की लिपि की बात करें हम तो ब्राह्मणी में ना लिखकर से खरोष्टी में लिखी गई, किसके, तो मनसेहरा और एक शहबाज गढ़ी अभिलेखों को, ठीक, किस भाषा में लिखा गया तो खरोष्टी भाषा में लिखा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को आप देखिएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देखिए अगला है कि कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी में लिखी। जस्ट हम देखें 2 अभिलेखों की बात की थे हम, एक शहबाज गढ़ी का और एक मनसेहरा अभिलेख। 2 ऐसे अभिलेख थे जिसको खरोष्टी भाषा में लिखा गया था। तो आप यहाँ पर
शहबाज गढ़ी को लगाकर निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें चलिए देखते हैं कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए। ठीक है, तो पत्थर पर जो कि प्राचीनतम शिलालेख जो है किस भाषा में लिखे गए हैं, ये बातें यहीं पर कही जा रही हैं। तो आप इसके आंसर बताएंगे कि पाली भाषा में लिखा गया है, या फिर संस्कृत भाषा में लिखा गया है, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, फिर ब्राह्मी भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो पत्थर पर जो कि प्राचीनतम शिलालेख जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। ठीक है, किस भाषा में, तो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो कि ब्राह्मी लिपि का अगर हम बात करें हम, तो इसका उद्वाचन जो कि पत्थर की यहाँ पर अगर बात करें हम, ठीक है ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट दोस्तों कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम जो कि उद्वाचन जो किया गया है कब उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था, किस उत्कीर्ण से, पत्थर की पट्टियों पर, मोहरों पर, या स्तंभों पर, या फिर सिक्कों पर, तो किस में किया गया है। तो आप इसके आंसर बताएंगे कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन जो है ये पत्थर की पट्टियों पर जो है उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है कि ब्राह्मी लिपि का जो हमारा जो कि प्रथम उद्वाचन है इसे पत्थर की पट्टियों पर किया गया है। ठीक है, उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इस कार्य को संपादित करने का प्रथम जो कि विद्वान की बात करें हम, तो जेम्स प्रिसेंट थे, जिन्होंने अशोक के जो अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय हासिल ही होता है। किसको, जेम्स प्रिसेंट को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखेंगे, सेम वही बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, देख सकते हैं कि अशोक के शिलालेखों के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वही यहाँ बात कही जा रही है, किसने, जेम्स प्रिसेंट ने। ठीक है, तो आप इसको लगाकर यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो अगला क्वेश्चन को आप बताइएगा। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन दोस्तों कि अशोक के अभिलेखों के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिसेंट ने पढ़ा था। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है, देखिए अगला है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, वही क्वेश्चन सेम बताया जा रहा है, किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिसेंट ने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। सेम क्वेश्चन कौन था, तो जेम्स प्रिसेंट था। कौन था, जेम्स प्रिसेंट इसको पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन जो कि डी साइफर किसने किया था। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे सबसे पहले किसने किया था, तो वही है, इसको पढ़ने की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसको किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिसेंट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर उसने ही विकुटन यानी उसको पढ़ने का काम किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को बताइएगा। ठीक है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के शिलालेख थे। कहाँ, पेशावर की बात हो रही, जो भी वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसमें ब्राह्मी लिपि में थे, अरमाइक लिपि में थे, ये देवनागरी लिपि में थे, या फिर खरोष्टी लिपि में थे। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, किस लिपि में थे, तो एक खरोष्टी लिपि में थे। ठीक है, जो कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भारत में भाग में अशोक के शिलालेख यहाँ पर खरोष्टी लिपि में थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात कही जा रही है। ठीक है, कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट पश्चिमी भाग में खरोष्टी लिपि जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि अधिकांश अभिलेख की बात करें हम, तो प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे। और यहाँ दो अभिलेख, तो पहले बोले थे शहबाज गढ़ी और मनसेहरा, जो कि ब्राह्मी भाषा में ना होकर खरोष्टी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो अभिलेखों का आप नाम याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद वह स्थान जहाँ जो प्राकृतिक भाषा जो अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। ठीक है, तो वह स्थान कहाँ पर ही है। ठीक है, नागार्जुन कोंडा में है, अनुराधापुर में है, या ब्रह्मगिरी में, या फिर मास्की में, तो आप इसके आंसर बताएंगे कि वह स्थान कहाँ पर ही है। तो वह स्थान अनुराधापुर जो कि कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है, सॉरी नेपाल बोल रहे हैं, श्रीलंका में ये पड़ता है। ठीक है, तो यही से जो है बारे में पता चलता है कि अशोक ब्राह्मी लिपि का यहाँ पर पता चलता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि श्रीलंका में स्थित है, जो कि अनुराधापुर से पता चलता है इसके बारे में। और यहीं पर अभिलेखों का जो है इस प्रकार से लिपि का साक्ष्य मिला हुआ है। और इस प्रकार से पिपर हवा और सोगोरा और महा स्थान है, ठीक है, जिनके नाम इस प्रकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो आप बता सकते हैं ब्राह्मी लिपि या फिर नंद नागरी, शारदा या फिर खरोष्टी, ठीक है। तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो कि दाईं से बाईं लिखी जाती थी? तो ये लिपि थी खरोष्टी, ठीक है। कौन लिपि थी? तो खरोष्टी लिपि थी, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो दाएं से बाएं और लिखी जाती थी? सेम वही क्वेश्चन देखें हम सब, ब्राह्मी, जो कि शारदा और खरोष्टी, यानी खरोष्टी लिपि यहाँ पर दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि अशोक का अपने शिलालेखों में समानता जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह नाम क्या है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या फिर प्रियदर्शी। तो अशोक का जो नाम शिलालेखों में समानता किस में लिखा गया है, जो उल्लेख हुआ है? तो प्रियदर्शी में इनका नाम जो है उल्लेख हुआ, ठीक है। प्रियदर्शी कहने का मतलब होता है देवताओं का प्रिय या फिर सुंदर देखने वाला, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देख सकते हैं कितना लेवल का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद है कि अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते थे? सेम वही क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं प्रियदर्शी के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख जो प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में जाना जाता था? तो जस्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बार बार किसको, तो अशोक का नाम पता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, ठीक है। जो अशोक की स्तंभ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा एक गलत है। तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, अखंड कहने की जिसको बिखरा और टूटा फूटा नहीं है, स्तंभों पर सेप्ट सुंडाकार है या फिर स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो आप इसका आंसर बताएंगे ये कौन सा इसमें नहीं है। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर गलत की बात कही जा रही है, ठीक है। तो अगर बात करें हम सही का, तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही है, ये अखंड है, अभी भी इससे टूटा फूटा नहीं है, और स्तंभों पर सेप्ट जो कि सुंडाकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि एक हमारा ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लगा कर निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उभारदार जो मूर्ति शिल्प जो कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेखों में अशोक के प्रस्तर चित्र के रूप में रनायो अशोक, राजा अशोक लिखित है, ठीक है। तो कंगनहाली, सांची, शहबाजगढ़ी या फिर सोहगोरा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हम डायरेक्टली ऑप्शन देखें हम, तो कंगनहाली की बात करें हम, जिसमें अगर देखें हम तो रानियों अशोक राजा का यहाँ पर उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पर? कंगनहाली कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यही है, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहाली में बौद्ध स्तूप है, और सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे रानियों अशोक, राजा अशोक लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख होता है? अभी जस्ट हम लोग पढ़ के रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख होता है? तो जो मौस्की है इसमें अगर देखा जाए
तो यहीं पर मौस्की, गुजरा, नेतुर और उडे-मोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन में हमारा मौस्की है, तो मौस्की को लगाकर यहाँ पर निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। आइए, तो निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो जस्ट हमें देखें अभी हम लोग सब, ठीक है, किसमें? तो मौस्की और का शिलालेख में इसमें पता चलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग सब। चलिए, तो आप इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामों का उल्लेख होता है? ठीक है, तो आप इसको बताइएगा। जस्ट सेम वही क्वेश्चन है, तो आप इसको बताने का प्रयास कीजिएगा कि गुजरा में, अरोरा में, या ब्रह्मगिरी में, या फिर सारनाथ में। ठीक है, तो अभी जस्ट पढ़ के रहे थे गुजरा में, जो कि अभिलेखों में अशोक का जो नामों का उल्लेख यहाँ पर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, नेक्स्ट है कि अशोक का जो रोमनदेही स्तंभ संबंधित है किससे? बुद्ध के जन्म से, या बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, या बुद्ध के प्रथम उपदेश से, या बुद्ध के शरीर त्याग से। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि अशोक के जो रोमनदेही स्तंभ जो संबंधित है किससे? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अशोक ने जो अपने राज्याभिषेक के 20 वर्षों के बाद लुम्बिनी की यात्रा किया था, और वहाँ एक शिला जो कि स्तंभ रोमनदेही जो लघु स्तंभ लेख है स्थापित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्षों के बाद, वही बताया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर एक शिलालेख जो कि रोमनदेही स्थापित किया था, और बुद्ध के जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर को माफ़ कर दिया था। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि गुजरा लघु शिला जो लेख है जिसमें अशोक का नामों का उल्लेख किया गया है, वह स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो आप इसका आंसर बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में है, या मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में है, या फिर राजस्थान के जयपुर ज़िले में है, या बिहार के चंपारण ज़िले में है। ठीक है, तो गुजरा लघु शिलालेख जो कहाँ पर है? तो गुजरात मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में है। तो मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो मौस्की का लघु स्तंभ, रोमनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ, या फिर बाबरू स्तंभ। तो आप इसका आंसर बताएंगे जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो वह कौन सा? बाबरू जो स्तंभ है, जहाँ पर अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए है? तो बौद्ध चैत्य के लिए, या फारसी सिक्कों के कारण, या फिर अशोक के शिलालेखों के कारण, या फिर गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप इसको बताइएगा। कालसी जो है, जो अशोक के शिलालेखों के कारण यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कालसी कहाँ पर पड़ता है? तो यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, जो कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक महत्व के बारे में यह जाना जाता है कालसी। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि उत्तराखंड में अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ पर मिली है? तो जस्ट वही हम देखें, कालसी में मिला हुआ। ठीक है, कालसी तो उत्तराखंड में है ही, ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, कि कालसी जो उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखेंगे हम लोग सब। देखिए दोस्तों, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है? ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बारे में बात की काफ़ी फेमस है, जो कि अशोक के 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें हम तो 261 ईसा पूर्व, जब मतलब कि अशोक के शासनकाल की बात करें हम, तो जब वह राज्याभिषेक हुआ तो वह 8 वर्षों के बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में
एक घटना घटी थी, जिसके पश्चात जो है अशोक का जो दिल है काफ़ी ज़्यादा एक यहाँ पर परिवर्तन होता है और यहाँ पर भेरी घोष की नीति को छोड़कर धर्म घोष की नीति को अपना लेता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रक्तपात हुआ था, बहुत सारे सैनिक अशोक के भी बंदी बना लिए गए थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मारे भी गए थे। आइए उसके बाद देखते हैं कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो जस्ट देखें कहाँ पर, 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सेम क्वेश्चन है कि वही है कि अशोक ने निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूप में धार्मिक सहिष्णुता की प्रति जो कि समर्पित अभिलेखों को धार्मिक, देखिए दोस्तों मैंने आपने 14 शिलालेख बताया था, तो इस प्रकार से आपको सभी शिलालेखों को आपको याद कर लेना है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कि पूर्ण रूप में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति जो कि समर्पित शिलालेख कौन सा है, तो यह शिलालेख कौन सा है, तो 12वां शिलालेख है, जो कि पूर्ण रूप में जो है धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आइए दोस्तों, यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने प्रजा को इस अभिलेखों के माध्यम से परामर्श दिया। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक जो भक्ति के कारण अन्य जो कि संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो इस बात को किसने कहा था। ठीक है, तो वही इसको आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस बात को अशोक ही कह रहा है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति, वही कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय के प्रति महिमा मंडित करने के लिए दृष्टि से अपने धर्म संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, तो उस बात की अशोक कह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अशोक के बारे में यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, कि जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताता है संगीत है किसमें, तो कौन सा शिलालेख में। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्ट ऑप्शन पर आते हैं। ठीक है, कि यह जो है दूसरा और 13वां जो शिलालेख है, इसमें अशोक जो है संगम राज्यों जैसे कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र या फिर केरलम पुत्र आदि की यहाँ पर सूचना देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा और 13वां शिलालेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, सातवाहन। तो जैसे बात है कि यहाँ पर भी लिखा हुआ चोल है, पांड्य है, सत्यपुत्र और केरलम, यानी कि यहाँ पर जैसे सातवाहन का तो संबंध यहाँ पर है नहीं, तो आप यहाँ पर सातवाहन को लगाकर निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आइए, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वह कहाँ के शासक था। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ के शासक था, तो इस शासक कहाँ के था, मिस्र का था। ठीक है, मिस्र का शासक था। अगर इसके बारे में अगर देखा जाए तो मौर्य शासक अशोक के जो 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ अच्छा संबंध था। ठीक है, जिसमें अगर देखा जाए तो एंटियोकस जो कि द्वितीय और सीरिया के शासक था, और तुर में या फिर तुरा में टॉलमी जो द्वितीय जो कि फिलाडेल्फस मिस्र राजा के, और उसके बाद एक अंतकिनी जो कि मोनातास जो कि अगर देखा जाए तो सीरोनेमिया या फिर मकदूनिया का राजा था। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी देखने को मिलता है कि टॉलमी फिलाडेल्फस जो था मिस्र के शासक था, जो कि अशोक के यहाँ पर काफ़ी इनका अच्छा राजनीतिक संबंध था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 है कि अशोक का समकालीन तुर में कहाँ के शासक था। देखिए जस्ट अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं कि अशोक के समकालीन तुर में कहाँ के शासक था, तो जस्ट हम लोग पढ़ कर आए हैं, तो आप बता सकते हैं कहाँ के था, तो मिस्र के था। ठीक है,
इस प्रकार से आप लगा कर निकल जाइए। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे कि सीरिया या मिस्र के साथ राजकीय संबंध था? तो किसका था? तो जस्ट हम पढ़े थे, किसका था? अशोक के था। ठीक है, जो कि शासकीय संबंध थे इनके साथ, अच्छे थे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन को देखेंगे कि अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है। ठीक है, अगर यहाँ बात करें हम तो राज के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। अगर यहाँ पर धर्म की बात करें तो यहाँ पर इसका मूल संदेश यही होता है कि राजा के प्रति वफादारी बिल्कुल सही है, शांति एवं अहिंसा ये भी सही है, बड़ों का सम्मान ये भी सही है और धार्मिक सहनशीलता ये भी सही, यानी कि चारों जो है जो कि धर्म का मूल संदेश यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से अशोक की किस अभिलेखों में पारंपरिक अवसरों पर बलु जो कि पशु बलि पर रोक लगाई गई और ऐसा पाबंदी पशुओं को वध पर थी? ठीक है, यानी कि पशुओं के वध पर थी। तो किस शिलालेख में इस बात को बताया गया? ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि आप टोटल शिलालेख जो 14 हैं आप सभी को आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर देखे जाए तो जो कि हमारा 5वां जो कि स्तंभ जो लेख जो है इसमें बताया गया है कि यहाँ पर किसी भी जो कि अवसर पर, पारंपरिक अवसर पर पशुओं के बलि पर रोक लगाने की बात को यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर उसी के बाद यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, आगे आइए दोस्तों, यहाँ पर 83 नंबर के क्वेश्चन को आप देखेंगे और इसका आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से एक खाद्यान्न देश का संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश है। ठीक है, किसमें? तो सोहगोरा ताम्रपत्र में, अशोक का रुमनदेही स्तंभ लेख में, प्रयाग प्रशस्ति में या फिर चंद्र का मेहरौली स्तंभ शिलालेख में। तो किसमें है? तो आप इसका आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित प्राचीन किसमें है, तो इसके आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर देखा जाए तो सोहगोरा जो कि ताम्रपात्र है, इसमें जो है एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश की बात कही गई। ठीक है, अगर इसके बारे में और देखा जाए तो यूपी के गोरखपुर जिले से प्राप्त जो कि सोहगोरा ताम्रपात्र अभिलेख है, और अगर देखा जाए तो इसके के बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। उसके बाद है कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करता था। तो वही यहाँ पर बात कही जा रही है 84 नंबर में। ठीक है, कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में तो जोड़ लिया था। ठीक है, लेकिन जब अशोक के बाद लास्ट में जो इसका शासन, जब कमज़ोर शासक जैसे बृहदत्त आया तो काफ़ी आयोग था, उसके बाद फिर से दोबारा कलिंग को आज़ाद कर गया था यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, बात सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। दोस्तों, यहाँ पर दोनों बात सही कही जा रही है। ठीक है, कथन और कारक दोनों यहाँ पर बात सही है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, और इसी चीज़ को यहाँ पर बातें कही जा रही है कि दक्षिण के अगर साथ देखें तो सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक यहाँ पर था। ठीक है, तो ये दोनों बात यहाँ पर सही कही जा रही है। ठीक है, चलिए नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध किसकों ने विद्रोह किया था? ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका बताएंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से ये यहाँ पर सही है। ठीक है, तो देखिए, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू जो कि अनुदान नहीं दिया था, ये तो बात सही है कि भू अनुदान इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए दूसरा है आर है, कथन है, कारक है कि भू अनुदान के विरुद्ध किसकों ने विद्रोह किया था, तो ऐसा बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक जो है सही है और आर हमारा क्या है, गलत है। ठीक, तो सी ऑप्शन को लगा देंगे। ठीक है, तो यही कहे जा रही है। ठीक है, कि धार्मिक आधार पर देखें हम, ठीक है,
तो भूमि दान का प्रथम साक्ष्य अगर की बात करें हम, तो मौर्योत्तर युगिंद राजवंश से, जो कि सातवाहन के समय एक अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें भूमि दान की बात। ठीक है, और मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर यह है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। ठीक है, कौन मेगास्थनीज की बात की जा रही है। ठीक है, तो अशोक के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, या फिर हेमू के दरबार में। तो अगर मेगास्थनीज की बात करें हम, जो कि यूनानी राजदूत था, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ा और हम चर्चा करें, तो अगर मेगास्थनीज की बात करें हम, तो सिल्यूकस निकेटर के द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में इसको भेजा गया था, जो कि यूनानी एक राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज की बात करें हम, तो काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास भी किया था, और भारत में उसने कुछ भी देखा सुना, उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिए। यानी कि वो जो भी जितना दिन तक वो भारत में रहा, मौर्य साम्राज्य के सभा में रहा, तो इन्होंने जो भी देखा सुना उसको क्या किया, अपने एक इंडिका पुस्तक में इस सारे ग्रंथों में इन बातों को उन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि मेगास्थनीज राजदूत था, जैसे हम लोग देखिए सब कहाँ के था, तो आप इसके आंसर बताइएगा। तो राजदूत था किसका था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और एक यूनानी राजदूत भी था। ठीक है, ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर कहा जा रही है, जिन्होंने एक इंडिका पुस्तक लिखा था मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो भी देखा सुना सभी को उन्होंने लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज जो भारत आया था, तो जस्ट हम लोग पढ़े किसके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से किया गया वर्णन कहाँ, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, या पुराणों में, या फिर मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइएगा कि मौर्य समाज के जो 7 हमारा जो वर्गों का जो विभाजन था, जिसमें 7 वर्गों की बात करें हम, तो जैसे कि दार्शनिक थे, कृषक थे, पशुपालक थे, कारीगर थे, योद्धा थे, निरीक्षक थे और सभासद थे। और ये अगर 7 वर्गों की बात करें हम, तो इसकी अगर लेखन की गई है, तो जो कि हमारे मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इन बातों को लिखा गया है। ठीक है, 7 वर्गों का विभाजन का विशेष रूप से जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनी ने अपने समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, जस्ट हम ऊपर पढ़ के आए थे 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, नो डाउट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद दोस्तों कि किस स्रोतों में उल्लेख किया गया है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं था। ठीक है, प्राचीन भारत में दास्तान नहीं था, किस स्रोतों में बात की गई है, अर्थशास्त्र में या मुद्रा राक्षस में। इसका अगला ऑप्शंस को देखते हैं, और क्या था कि अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, मेगास्थनीज की इंडिका में, या फिर वायु पुराण में। तो इसमें किसमें प्राचीन भारत का दास्तान नहीं है। ठीक है, तो मेगास्थनीज को जो इंडिका है, ये जो है पूरी तरीक़ा से बात करें हम, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में नहीं कहा गया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही है कि मेगास्थनीज की जो हमारा भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। ठीक है, जो मेगास्थनीज जो इंडिका जो लिखा गया। ठीक है, इसमें जो है मौर्य काल में कोई व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। ठीक है, इस प्रकार से बातें यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित किया गया है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग पढ़ कर आए थे कि मेगास्थनीज के इंडिका में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों
कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि छुपाने के लिए निम्नलिखित में से क्या दंड दिया जाता था। यानी कि मौर्य काल में जो टैक्स की जो व्यवस्था थी, अगर उससे कोई छिपाता था तो उसके लिए क्या दंड की व्यवस्था दी गई थी। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन मृत्यु दंड, या फिर सामानों की कुर्की यानी कि जब्ती, या फिर कारावास। तो इसकी अगर दंड की जो व्यवस्था थी, मृत्यु दंड की यहाँ पर व्यवस्था की गई। ठीक है, तो वही अगर बात करें हम तो यहाँ देखा जाए तो जो मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक जो लिखी गई है मौर्य समाज के बारे में, उनमें पाटलिपुत्र के नगर की प्रशासन का वर्णन किया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया। ठीक है, कि यहाँ पर दंड को चुराने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उपलब्ध है। जस्ट हम देखें हम लोग सब किसी में भाई, तो इंडिका में है। जस्ट ऊपर देखें हैं, ठीक है, इंडिका में है। ठीक है, चाहिए उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन से स्रोतों से मौर्य नगर के प्रशासन की विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक है भाई, वही क्वेश्चन है, सेम है, मेगास्थनीज की इंडिका से जो है कि मौर्य नगर के प्रशासन का विस्तृत विवरण की जानकारी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलिए इसके आंसर बताइएगा कि मेगास्थनीज की पुस्तक के नाम क्या था। ठीक है, सेम क्वेश्चंस बार बार आ रही है। मेगास्थनीज की पुस्तक के नाम क्या था यहाँ पर, तो इसका पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका पुस्तक नाम है। क्या नाम था, इंडिका पुस्तक यहाँ पर नाम था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट है कि इंडिका का मूल लेखक कौन था। जस्ट आप बता सकते हैं, मेगास्थनीज नाम लेखक था इसका। ठीक है, जो कि मौर्य समाज के बारे प्रशासन के बारे में लिखा था। सेम क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। बस आप इसका देखते जाइए और आंसर आप लगाते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इंडिका का लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। ठीक है, वर्तमान नगर पालिका जो प्रशासन का कौन सा कार्य है जो कि मौर्य काल से जारी है। ठीक है, तो ऑप्शन है नाप तोल के बाटों का निरीक्षण, ऑप्शन बी वस्तुओं की कीमतों निर्धारित करना, ऑप्शन सी जन्म एवं मृत्यु दर का पंजीकरण, या शिल्पकारों का संरक्षण। तो कौन सा है। ठीक है, तो अगर बात करें हम जन्म एवं मृत्यु का जो पंजीकरण है, जो कि नगर पालिका प्रशासन का एक कार्य है जो कि मौर्य काल से अभी तक ये चलता आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को बताइएगा। 101 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, उन्होंने विकास किया था किसका, तो ऑप्शन है सांस्कृतिक कला एवं साहित्य का, सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन, या हिंदू पुस्तक का समाज। ठीक है, हिंदू पुस्तक का साम्राज्य का। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि किसका किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें हम, ठीक है, तो मौर्य नरेश के बारे में, तो इन्होंने देखा जाए तो पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक कला एवं समाज साहित्य का, उसके बाद है कि प्रांतीय विभाजन का, और एक हिंदू पुस्तक का साम्राज्य का। तो इसका जो है इन्होंने क्या किया था, सही प्रकार से जो है इसका विकास किया था। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात कही जा रही है। ठीक है, कि मौर्य सम्राटों ने, ठीक है, कला एवं जो सांस्कृतिक है, प्रांतीय विभाजन है, और हिंदू पुस्तक का जो साम्राज्य है, अगर इसकी बात करें हम तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य उत्तर पश्चिम जो कि ईरान की सीमा तक से लेकर दक्षिण में वर्तमान जो कि उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। ठीक है, अगर अशोक के शिलालेखों में अगर देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का नाम मिलते हैं, जैसे कि उत्तरापक्ष हो गया, अवंती रित हो गया, कलिंग हो गया, दक्षिणा पक्ष हो गया, और प्राच्य या फिर पूर्वी प्रदेश हो गया। तो इन 5 प्रांतों की है बारे में जानकारी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए अगला आप आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए भाग एवं बलि थे, क्या थे मौर्य समाज में। ठीक है, सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, या फिर प्रशासकीय विभाग थे। तो क्या थे आप इसको बताइएगा कि भाग एवं
जो बलि थे, जो राजस्व के स्रोत थे, क्या थे? राजस्व के स्रोत की यहाँ पर बात की जा रही, ठीक है। वही कही जा रही है कि अर्थशास्त्र से हमें यही ज्ञात होता है कि जो राजा भूमि का मालिक होता था और यहाँ पर भूमि से उत्पन्न जो भी उत्पादक एक भाग अधिकारी था, ठीक है, उत्पादन एक भाग अधिकारी का था, ठीक है, और कर को भाग कहते थे, और इस प्रकार से बलि भी राजस्व का एक स्रोत था, ठीक है। तो दोनों जो है एक हमारा राजस्व के स्रोत ही है, ठीक है, भाग और बलि, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को आप बताइएगा। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताइएगा किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था, ठीक है। तो अग्रोनोमोई, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष या फिर आंकड़ाध्यक्ष। अगर देखा जाए तो मौर्य काल में जो भूमि कर जो था, जो सीता अध्यक्ष, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत के रूप में एक अधिकारी के रूप में इसको एकत्रित किया जाता था, ठीक है। तो सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था, ठीक है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या फिर उसर भूमि, ठीक है। तो मौर्य काल में सीता से क्या हमारा तात्पर्य था? तो आप इसका आंसर बताइएगा। तो सीता से तात्पर्य हमारा राजकीय भूमि से प्राप्त आय था, ठीक है। क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय था जो सीता से तात्पर्य, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, ठीक है। यानी कि मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व को इकट्ठा करने से कौन संबंधित था? तो समाहर्ता, व्यवहारिता, भारिका, अंतपाल या फिर प्रदेष्टा। तो अगर बात करें हम मौर्य जो मंत्री परिषद में जो समाहर्ता जो था राजस्व का इकट्ठा करने से इनका संबंध था, ठीक है। अगर समाहर्ता की बात करें हम तो एक राजस्व को एकत्र करने का एक कार्य जो था इनके द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जबकि अगर हम प्रतिष्ठा की बात करें हम तो एक कमिश्नरी का प्रशासक हुआ करता था, ठीक है। कौन? तो प्रतिष्ठा। इस प्रकार से आप इसके आंसर को याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य युगीन अधिकारी जो कि तौल माप का प्रभारी था, ठीक है। कौन था भैया? तो पोतवाध्यक्ष था या फिर पन्याध्यक्ष था, सीताध्यक्ष था या फिर सुनाध्यक्ष था, जो कि क्या करता था? नाप तोल के लिए एक प्रभारी का काम करता था। कौन करता था? तो इसका पोतवाध्यक्ष था जो कि यहाँ पर ही नाप तोल के लिए काम यहाँ पर ही करता था, ठीक है। अगर हम पान्याध्यक्ष की बात करें हम तो एक वाणिज्यिक विभाग को देख रेख करता था, जबकि अगर अध्यक्ष की बात करें तो एक बुच्चड़ खाने का एक प्रभारी था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एग्रोनोमाई का काम क्या था? तो एक नाप तोल से या प्रशासन प्रबंधन से या मार्ग निर्माण से या फिर राजस्व प्रबंधन से। देखिए एग्रोनोमाई से पता चलता है कि यह मार्ग के निर्माण करने के लिए एक अधिकारी के रूप में इसको जाना जाता था, ठीक है, जो कि राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का परीक्षण और न्यायिक प्रशासन और भूमि के माप यहाँ पर की जाती थी, ठीक है। और यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि सड़कों पर अगर देखा जाए तो 10 स्टेडियम की दूरी तक पत्थर लगवाना, सड़कों का रख रखाव से संबंधित इन्हीं का काम था। किसका? तो एग्रोनोमाई अधिकारी का काम था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अगला पंकोदक सनिरोधे जो मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला एक जुर्माना था क्या था भाई? तो पीने के पानी को गंदा करने पर या सड़क पर कीचड़ फैलाने पर या फिर कूड़ा फेंकने पर या मंदिरों को गंदा करने पर। देखिए एक पंकोदक सनिरोधे एक क्या था? एक जुर्माना कर था। तो अगर मौर्य प्रशासन में अगर सड़क पर कीचड़ अगर फैलाए तो उसके लिए भी एक जुर्माना लगता था, और उसके लिए पंकोदक सनिरोधे एक प्रकार के जुर्माना इनसे लिया जाता था, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या था, सड़क पर कचरा फेंकने से संबंधित है, ठीक है। जो कि शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन था? वैशाली था, नालंदा था, तक्षशिला था या फिर उज्जैन था। तो आप बता सकते हैं कि मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था, ठीक है। दोस्तों अगर तक्षशिला की वर्तमान में अगर बात करें हम, तो अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में जो कि वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ देखे जाए तो इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले हुआ था, ठीक है, की गई थी, ठीक है। और महावीर स्वामी का जन्म यहीं पर हुआ था, ठीक है, वैशाली में। अगर नालंदा की बात करें, नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, जो सर्वप्रथम बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल ने कराई थी, ठीक है। तक्षशिला मौर्य काल में अगर देखा जाए तो हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और यहाँ पर विश्व भर से लोग पढ़ने यहाँ पर आते थे। कहाँ? तो तक्षशिला में, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित जो कि न्यायालय जो कि अस्तित्व में थे, ठीक है। ऑप्शन धर्म महापात्र, धर्म स्थानीय, रज्जुक या फिर कंटक शोधन, ठीक है। अगर यहाँ अगर बात करें हम तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार की बात कही जा रही, ठीक है। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र के अगर अनुसार बात करें हम, तो यहाँ पर मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में अगर देखे जाए तो एक धर्म अस्थीय और कंटक शोधन जो कि एक न्यायालय के अस्तित्व में थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग सब, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 111 क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या है। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किनका एक व्यवसाय था, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, किसका एक व्यवसाय था, जो कि यहाँ पर ही जो कि किसका था। अगर मागध की बात करें हम, तो जो कि सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो कि इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना इनका एक व्यवसाय था। किसका था? मागध का था, ठीक है। किसका था? मागध का एक काम था, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया, ठीक है। कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने या फिर मौर्यों ने, ठीक है। वही है, गांव के प्रशासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। तो आप इसका आंसर बताएंगे। अगर द्रविड़ों की बात करें हम, तो द्रविड़ों ने गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया, ठीक है। इस प्रकार से आप द्रविड़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके ने पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी, ठीक है। कामसूत्र, माधव धर्मशास्त्र या शुक्र नीति सार या फिर अर्थशास्त्र, ठीक है। तो किसमें ऐसा बताया गया है? देखिए, अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें हम, तो अर्थशास्त्र में, ठीक है, जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, कि पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, ठीक है। यानी कि मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी, ठीक है। वही तलाक की बात की जा रही है, ठीक है। परित्याग करने तलाक की बात की जाए, पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। तो इस प्रकार के देखा जाए तो यहाँ पर अर्थशास्त्र में ऐसा बताया गया, ठीक है। तो आगे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, ठीक है। तो इसको आप बता सकते हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़ कर आए थे, जातक में, मनुस्मृति में या फिर याज्ञवल्क्य में
या फिर अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो अगर मनुस्मृति की बात करें हम, तो अगर मनुस्मृति के अगर हम 38वें खंड को अगर हम स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, तो यहाँ पर जो है यही बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी अगर मर गई हो, ठीक है, तो वह पुनः विवाह कर सकता है, ठीक है। लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो, वो अर्थात वह पुनः विवाह की अनुमति नहीं है। यानी कि पति विवाह कर सकता है, लेकिन पत्नी जो है यहाँ पर पुनः विवाह नहीं कर सकती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ही मनुस्मृति में इस बातें को प्रोहिबिटेड की गई है, यानी कि वर्जित बताया गया, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, क्या था? क्षत्रिय का, वात्य क्षत्रिय का, वैश्यों का या फिर शूद्रों का, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, क्या था? एक तो व्रात्र क्षत्रिय का था, ठीक है। वात्य क्षत्रिय का यहाँ पर इनको दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से विदेशियों को भारतीय समाज में यहाँ पर ही जो काफ़ी जो कि सामाजिक स्तर इनको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित व्यक्ति जो कि भारत में किसी न किसी समय आए, जैसे फाहियान, इत्सिंग, मेगास्टिन और हेनसिंग, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में बताया जा रहा है कि इनके जो आगमन का सही आपको क्रम बताना है। तो अगर यहाँ पर बात करें हम दोस्तों फाहियान के, इत्सिंग के, मेगास्टिन के, तो हेनसिंग के, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो यूनानी शासक जो कि सिल्कस निकेटर ने मेगास्टिन नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, ठीक है। और वही बता रहा है कि बहुत दिन तक पाटलिपुत्र में रहा और भारत में उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी किया। उसके बाद अगर बात करें हम तो चीनी यात्री फाहियान जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो द्वितीय इस समय में भारत की यात्रा की। और आगे देखें तो चीनी यात्री हेनसिंग जो हर्षवर्धन के समय भारत आया। इत्सिंग जो कि 7वीं सदी में भारत अपनी आया, जो चीनी यात्री था, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं तो मेगास्टिन, फाहियान और हेनसिंग और इत्सिंग, जो कि इत्सिंग लास्ट में जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आया था और यह एक चीनी यात्री था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला आप क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित करना, ठीक है। आप बताइएगा, इधर है चंद्रगुप्त हैं और इधर है प्रियदर्शी हैं, प्रियदर्शी हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप अगला ठीक है, अगला देखते हैं, ठीक है। इधर था चंद्रगुप्त और प्रियदर्शी, इधर है बिंदुसार, सेंड्रोकोटस, अशोक, अमित्रघात और चाणक्य, विष्णुगुप्त। दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें हम चंद्रगुप्त की, अगर देखें हम तो चंद्रगुप्त की बात करें हम तो चंद्रगुप्त को यहाँ पर सेंड्रोकोटस कहा जाता था, ठीक है। बिंदुसार की बात करें हम तो यहाँ पर अमित्रघात जो कि कहा जाता था, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अशोक की अगर बात करें हम तो अशोक की बात करें हम तो प्रियदर्शी कहा जाता था, ठीक है। और चाणक्य की बात करें हम तो यहाँ पर इनके लिए विष्णुगुप्त की बात कही गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको नाम के साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, उसी बात को यहाँ पर कही गई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आप बताइएगा, जालौक था, अवंती वर्मा था, नंदीवर्धन था या फिर बृहदर था? तो आप इसका आंसर बताइएगा। आपको तो पता ही होगा कि बृहदर था, जो कि अशोक के पुत्र बृहदर था और एक कुणाल का पुत्र था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसकी हत्या जो कि इसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना यहाँ पर हो गया था, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला यहाँ पर क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसको देखिएगा और उसको सही बताने की बात कही जा रही है, कौन सही है। तो पहला ऑप्शन है कि अंतिम मौर्य शासक जो कि बृहदर की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि अंतिम शुंग राजा जो कि देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसने राज सिंहासन हथिया लिया।
तीसरा है कि आंध्र के कर्ण जो कि राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया था। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि कौन सही है। तो देखिए, अगर पहला ऑप्शन के देखें तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधानमंत्री सेनापति जो कि प्रधान सेनापति जो था उसने शून्य की थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर अंतिम शुंग राजा की बात करें हम, जो कि देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और राज सिंहासन को हथिया लिया था। तीसरा ऑप्शन बात करें हम तो आंध्र के कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से जो वंचित कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके लिए सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर तीनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 19वीं सन के पूर्व यानी कि 19वीं सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। ऑप्शन है महापद नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर रुद्ररामन। तो किसने ध्यान दिया था, कहाँ पर कह रहा है, तो गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था के ध्यान दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर ही महापद नंद की बात करें और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, जिन्होंने जो था जल संसाधन व्यवस्था की ओर काफ़ी ध्यान दिया, ठीक है। और उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुदर्शन जो झील खुदवाई थी और अशोक ने ईसा पूर्व शताब्दी में इसी से नहर में निकाली। और शक छत्रप जो कि रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। जूनागढ़ के शासक रुद्ररामन ने इस झील का मरम्मत भी करवाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बातें को याद रख सकते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया था, जस्ट क्वेश्चन देख के आ रहे हैं, कौन था भाई, तो मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 122 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग सब, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो किस अभिलेखों में किया गया है, तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। किस अभिलेख में किया गया है, ठीक है। किस अभिलेख में किया गया है, तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन है गौतमीपुत्र सतकर्णी के नासिक प्रशस्ति में, या महाक्षत्रप रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख में, या अशोक का गिरनार अभिलेख में, या फिर अगला है कि स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा किसमें जो चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के उल्लेख किया गया है। तो देखिए महाक्षत्रप जो कि रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसी में अभिलेखों में जो है यहाँ पर दोनों की बात कही गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आंसर्स को, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया, ठीक है। ऑप्शन है पहला का महाक्षत्रप रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख, दूसरा है गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति में, या खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में। तो किसके बारे में कहा जा रहा था, अशोक के अभिलेखों की बात कही जा रही। तो यहाँ देखा जाए तो महाक्षत्रप जो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेखों से यहाँ की जो कि इसमें बताया गया है, ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है देखते हैं, आइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सा सही नहीं है, इससे बात कर रहा, ठीक है। ऑप्शन है कि बराबर पहाड़ी का पर कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक की अभिलेख उत्कीर्ण है, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से कौन नहीं है, सो बातें कह रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बराबर की जो पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, ये तो सही है। उसके बाद है कि 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के जो अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर यह है कि
ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करता है, क्योंकि बराबर की गुफाओं की बात करें हम तो यहाँ पर जो गुफाएं बनाई गई थी, ठीक है, अशोक के जो पुत्र दशरथ हैं उनके द्वारा, ठीक है। और इसके बाद कि ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, तो ऐसा बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें हम थोड़ा, अगर इसके बारे में अगर समझने के प्रयास करेंगे हम, तो अगर यहाँ पर देखें हम तो दक्षिण बिहार के जो गया जिला में स्थित जो कि बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में यहाँ पर 3 गुफाएं देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि नागार्जुनी जो हमारा पहाड़ी है वहाँ पर 3 गुफा और बराबर नामक पहाड़ी पर कुल देखा जाए 4 गुफाएं स्थित है, ठीक है। अगर इसी प्रकार के देखा जाए तो 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेखों के उत्तीर्ण मिले हैं, जबकि चौथी गुफा जो कि लोमस ऋषि गुफा में यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कि अनंत वर्मन का लेख है, ठीक है, और इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम जो कि अगर देखा 3 गुफा अशोक के द्वारा आजीविक संप्रदाय के साधुओं को निवास के लिए यहाँ पर दे दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इस नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग सब, ठीक है, कि मौर्यकालीन मूर्तियां में मणिभद्र यानी कि अक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, ठीक है। यानी कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो आप इसका आंसर बताइएगा। झिंग का नगरा, नौहग्राम या बेसनगर या फिर परखम। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है क्या, तो मौर्यकालीन जो कि मूर्तियों में मणिभद्र, ठीक है। तो अगर परखम की बात करें हम तो परखम से जो है यहाँ से जो कि यक्ष नाम से अंकित मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। जैसे लोथल की बात की जा रही है, सारनाथ की बात, राजगिरी और नालंदा। एक प्रकार से देखा जाए तो एंशिएंट डॉकयार्ड, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, उसके बाद लॉयल कैपिटल ऑफ अशोक और ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। देखिए पहली बात है कि लोथल में क्या है, आप पता है कि लोथल में एक गोदीवाड़ा है, एक बंदरगाह है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा था। बिल्कुल पहला तो यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था, वही लिखा हुआ है कि फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, पहला उपदेश दिए थे यहाँ पर। उसके बाद अगर राजगिरी की बात करें हम तो लॉयल कैपिटल ऑफ अशोक, यहाँ तो स्तंभ लेख कहाँ पर है, तो सारनाथ में है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर देखा, तीसरा ऑप्शन तो गलत हमारा है, ठीक है, जो गलत है, ठीक है। उसके बाद अगर नालंदा की बात करें हम तो ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यहाँ पर जो कि नालंदा जो केंद्र है एक शिक्षा का केंद्र है, जो कि बौद्ध शिक्षा से संबंधित केंद्र है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और मैंने मौर्य जो कि सम्राट से संबंधित जितने सारे MCQ क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारा क्वेश्चंस को करा दिया। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अच्छी से देखे होंगे, और अन्यथा हमारे आप सबसे पहले थ्योरी वाले जो सेक्शन को देख लें, उसके बाद इसको सोल्व करें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।